रेनेसा ऑफ वंडर, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या इसे रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है। सो द रेनेसा ऑफ वंडर फ्रॉम 1798 टू 1850, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे, द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द एज वाज वर्ड्सवर्थ। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798, ये डेट आपको याद रखनी है बिकॉज फ्रॉम देयर वी कंसिडर स्टार्टिंग ऑफ दिस एज। और यहाँ पर थोड़ा सा फॉर नॉलेज यू कैन रिमेंबर दैट 1789 इज ऑल्सो कंसिडर्ड द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। Why this is called the starting point, some of literary historian calls it, but if in exam it is asked, अगर किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट होता है तो हमें 1798 से ही इसे आंसर करना है। बट 1789 को सिर्फ मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एज होता है या जो एज का एक कॉन्सेप्ट है लिटरेचर में, वो यूजुअली हम कहेंगे कि फ्लेक्सिबल होता है कि कोई पर्टिकुलर एक ईयर को हम स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं मान सकते। उस एज के पहले का भी एक ट्रांजिशनल पॉइंट टाइम होता है और एक उससे बाद का भी ट्रांजिशनल पॉइंट होता है। तो 1789 को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ब्लेक थे पोइट, उनके दो वर्क आए थे, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो ये जो दोनों वर्क थे, इन दोनों वर्क्स में जो रोमांटिसिज्म था वो हमें देखने को मिलता है, इसलिए 1789 को भी स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि 1798 ही हमें सेलेक्ट करना है। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798, दिस इवेंट गिव अ डेफिनेट शेप एंड डायरेक्शन टू द मूवमेंट। ये जो लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ था वहाँ से हमें एक डेफिनेट शेप मिलती है इस एज की। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज डिड नॉट क्रिएट और इनिशिएटेड। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरिज थे, इन्होंने ना तो इसको क्रिएट किया था इस मूवमेंट को और ना ही उन्होंने इसको शुरू किया था, मीन्स उन्होंने खुद इसको नाम नहीं दिया था। द बिगिनिंग ऑफ द एज कैन बी ट्रेस्ड इन अर्ली 18th सेंचुरी, और जो ये एज है उसकी जो स्टार्टिंग है, जैसा मैंने आपको बताया, वो अर्ली 18th सेंचुरी से ही हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। सम प्रीकर्सर्स कैन बी, अगर हम प्रीकर्सर्स ऑफ रेनेसा ऑफ वंडर या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या रोमांटिसिज्म कहें तो हम कह सकते हैं कि थॉमसन, ग्रे एंड कॉलिंस, ये इनको हम प्रीकर्सर्स मान सकते हैं। प्रीकर्सर्स का मतलब होता है कि जिनकी वजह से ये एज या ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने इसको डेवलप होने में मदद की थी। रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म, तो जो एलिजाबेथन के टाइम में जो रोमांटिसिज्म था, एक्चुअली व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म इज एन आइडिया ऑफ राइटिंग विद फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन जो है वो रोमांटिसिज्म का सोल हम उसे बोल सकते हैं। राइट, तो जब भी हम कहेंगे रोमांटिक आइडियाज़, रोमांटिक वर्क, इट मीन्स उस वर्क में फ्री एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। रिवाइवल मीन्स स्प्लेंडेड आउटबर्स्ट ऑफ लिटरेचर इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। अगर हम इसे रिवाइवल वर्ड का जो मीनिंग लेंगे वो कहेंगे कि एक हमें स्प्लेंडेड आउटबर्स्ट ऑफ लिटरेचर देखने को मिलता है। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू रिमेंबर, और ये जो सीरीज़ है जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, इन वीडियोस का सिंपली ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका हम डिस्कशन करते जाएं और उसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करें। सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करना यहाँ पर इस सीरीज़ का काम नहीं है। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स टू रिमेंबर, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं अगर आप लोगों को एज ऑफ रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को आपको याद रखना है तो या समझना है। अनब्रिडल्ड इमेजिनेशन, द ग्लो ऑफ passion and emotions, so these things we saw in the works of romantic writers. Imagination, passion, emotion, the joy of new found freedom and power of mind. तो यहाँ से जो freedom of joy है और joy of freedom है
और पावर ऑफ माइंड है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द रेनेसा वॉज अपोजिट टू ऑगस्टन्स। बहुत बार मैं अपने उसमें बता चुका हूँ कि जो रेनेसा है वो ऑगस्टन्स का अपोजिट है, क्योंकि ऑगस्टन्स जो हैं वो हैं आपके क्लासिक्स। ऑलराइट, सो जो क्लासिक्स है वो सिंपली अपोजिट है किसका, रेनेसा का, या हम कहें कि रोमांटिसिज्म का, क्योंकि रोमांटिसिज्म है फ्री एक्सप्रेशन। ऑगस्टन पोइट्स उनको कहा जाता है, जो ग्रीक जो किंग थे ऑगस्टस, उनके टाइम पे जो भी बेस्ट वर्क्स लिखे गए थे, बेस्ट राइटर्स जो थे वो उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ऑगस्टन्स लेड स्ट्रेस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, प्रोप्राइटी, डेकोरम एंड मॉडरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को आपको मिलेगी, ये वर्ड्स आप याद रख लीजिए कि वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं। ऑगस्टन्स जो होंगे वो फोकस करेंगे डेकोरम, मॉडरेशन, ऑलराइट, परफेक्ट फिनिश, गुड सेंस एंड रीजन। व्हाट अबाउट रेनेसा राइटर्स, तो यहाँ पे मैंने नोट बनाया सी अबव। सी अबव का मतलब है कि आपको ये देखना है कि वो किस चीज़ के बारे में केयर करते हैं। ऑगस्टन्स केयर करते हैं परफेक्ट फिनिश पे, डेकोरम पे, मॉडरेशन पे, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं अपनी राइटिंग में। ऑलराइट, फिक्स रूल्स होते हैं उनके। बट जो रेनेसा राइटर्स होते हैं या हम कहें रोमांटिक राइटर्स होते हैं, वो जॉय ऑफ न्यू फ्रीडम, इमोशन और इमेजिनेशन पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्लासिक्स या क्लासिसिज्म है या हम कहें रोमांटिसिज्म है, ये दोनों टर्म बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेचुरल रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी एंड अगेंस्ट आर्टिफिशियलिटी इन पोइट्री। तो जो हमें आर्टिफिशियलिटी पोइट्री में देखने को मिल रही थी, उससे जो पोइट्स थे वो फेडअप हो गए थे। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि जो इंग्लिश है उसे ज़्यादा यूज किया जाए। सो आई विल मेक द अनदर सीरीज आफ्टर दिस जस्ट इन इंग्लिश, देयर विल बी ओनली इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो तब तक आप हिंदी सुन सकते हैं और हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेचुरल रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी। जो नेचुरल ये एक रिवॉल्ट था क्लासिकल स्पिरिट। जो अब देखिए, मैंने आपको कहा कि कोई भी एक एज होती है, जब कोई एक एज होती है वो दूसरी एज को इम्पैक्ट करती है, फिर दूसरी तीसरी एज को इम्पैक्ट करेगी। तो जो फर्स्ट एज है उसका हमें रिवॉल्ट सेकंड में देखने को मिलता है, थर्ड देखने को मिलता है, देन उसका रिवॉल्ट हमें फोर्थ में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस एज में साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो अगले एज में आप देखोगे कि लोग क्या हो गए, जो पोइट हैं वो साइंस से फेडअप हो जाते हैं और अगले उसमें वो फ्री एक्सप्रेशन चाहते हैं। अब कहीं ये इतना फ्री एक्सप्रेशन हो जाता है कि पोइट्स अपने जो उनका राइटिंग स्टाइल है उससे भटक जाते हैं। सो देन दे कम टू रूल्स अगेन। तो रूल्स अगेन दोबारा आते हैं वो रूल्स पे, तो क्लासिसिज्म कहते हैं, या आप कहेंगे शूडो क्लासिसिज्म देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं एजेस को, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा चीज़ों को पढ़ने के लिए। और जो एक डाउट होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होंगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, आप एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को। अगला जो है उसे देखते हैं। दिस स्पिरिट वॉज एक्सेंचुएटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इससे, जैसा मैंने कहा कि 1789, ये आपको पता होगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी एक्सेंचुएट किया, मीन्स जो रोमांटिक चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की। तो ये जो उनके स्लोगन थे, तो उन चीज़ों ने मोटिवेट किया राइटर्स को इस तरह से लिखने के लिए। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म? मिस्ट्री, द सबटल सेंस ऑफ मिस्ट्री दे एक्सप्रेस, इंटरेस्ट इन पास्ट, लव ऑफ नेचर, spiritualized nature. So nature is not simple nature, but it is spiritualized. And interest in humanity and love for the elemental simplicity of life. Return to nature, they call people, and they call for return to nature and found inspiration in everyday life. तो यहाँ पर हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिसिज्म के, वो देखने को मिलते हैं कि मिस्ट्री हमें देखने को मिलती है,
इंटरेस्ट इन पास्ट है, लव फॉर नेचर, नेचर के लिए लव है, और जो नेचर है वो स्पिरिचुअलाइज्ड है, आध्यात्मिक है। इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी, लव फॉर द एलिमेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड रिटर्न टू नेचर। उन्होंने लोगों से कहा कि वापस नेचर की तरफ चलो। एंड फाउंड इंस्पिरेशन, यहाँ पे नेचर के दो मतलब हैं, एक है ह्यूमन नेचर से रिलेटेड एंड सेकंड इज द नेचर। सो फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, ये सबसे बड़ा जो है क्वालिटी अगर हम कहें रोमांटिसिज्म की तो वो है आपका फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके, सो स्पॉन्टेनिटी एंड इमेजिनेशन दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एवरीडे लाइफ, जो इंस्पिरेशन है उन्हें एवरीडे लाइफ से लेने के लिए, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा, स्पेकुलेटिव एंड इंक्विजिटिव टेंडेंसी एंड रिजेनरेशन ऑफ पोइटिक स्टाइल। तो उन्होंने पोइटिक स्टाइल्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए और नई नई जो पोइटिक स्टाइल्स थी उन पर लिखना शुरू किया। अब इसमें जो पोइट्री है, रोमांटिक पोइट्री है, उसके बारे में बात करते हैं। दिस एज इज़ कंसिडर द एज ऑफ पोइट्री, ये एज ऑफ पोइट्री कहलाती है, जैसे कि विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। तो रोमांटिक पोइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरेशंस, दो जनरेशन में हम क्लासिफाई करते हैं। पहली जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी, इन्हें लेक पोइट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये लेक में रहते थे, लेक के नज़दीक में रहते थे। एंड बायरन, शैली एंड कीट्स, ये आपकी सेकंड जनरेशन थी। तो दो जनरेशन हैं, उनमें फर्स्ट में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी हैं और सेकंड में बायरन, शैली एंड कीट्स हैं। वर्ड्सवर्थ, अगर हम थोड़ा क्वालिटी देख लेते हैं सारी पोइट्स की, उन्हें इन डेप्थ जानने के लिए, तो वर्ड्सवर्थ ने फोकस किया था सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल पे। कॉलरिज ने वंडरफुल म्यूज़िक दिया, मीन्स व्हेनेवर वी रीड हिज पोइट्री वी फील द म्यूज़िक। बायरन, विगरस एंड ऑरिटोरिकल स्टाइल, तो उनका जो ऑरिटोरिकल स्टाइल था, विगरस स्टाइल उनका हमें देखने को मिलता है। शैली, रिच हार्मनीज, सो शैली के अगर हम वर्क्स में देखें तो रिच हार्मनीज देखने को मिलती है। एंड इन कीट्स, पिक्चरिस्क एंड वर्ड पेंटिंग, और कीट्स के अगर आप वर्क्स को देखेंगे तो आपको पिक्चरिस्क स्टाइल मिलेगा, मीन्स जहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन वर्ड्स से बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसको हम पिक्चरिस्क स्टाइल बोलते हैं। इन द सर्च ऑफ थीम्स, वर्ड्सवर्थ गोज स्ट्रेट टू कॉमन लाइफ। और अगर वर्ड्सवर्थ की थीम्स के बारे में बात करें तो वर्ड्सवर्थ को जो थीम्स उन्होंने ढूंढी वो कॉमन लाइफ से उन्होंने निकालने की कोशिश की। फॉर सच थीम्स ही सिलेक्टेड द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय द मैन। यहाँ पर ही उनका हम कहें कि कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है वर्ड्सवर्थ से, तो इसी थॉट पर होता है कि जहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की वो बिल्कुल कॉमन लाइफ की होनी चाहिए। और लेकिन ये बात वर्ड्सवर्थ एग्री नहीं, कॉलरिज एग्री नहीं करते इस बात के लिए। ही अवॉइड्स द गॉडिनेस एंड इंसेन फ्रेजियोलॉजी विच वॉज यूज्ड बाय 18th century पोइट। तो जो गॉडिनेस और इंसेन फ्रेजियोलॉजी, तो फ्रेजियोलॉजी किस चीज़ का हिस्सा है? ये है आपका ऑगस्टन पोइट्स का, क्लासिक्स पोइट का, वो फ्रेजियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे फ्री होकर जो वर्ड्सवर्थ थे वो लिख रहे थे। लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, इट शुड हैव अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। और यहाँ पर इमेजिनेशन का यूज़ भी उन्होंने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि इमेजिनेशन का यूज़ भी होना चाहिए। ही डिक्लेयर्स देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीट्रिकल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर बड़ा ही ये हम कह सकते हैं कि बाद में क्रिटिक के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोज है और जो मीट्रिकल कॉम्पोजिशन है, मीन्स पोइट्री है, उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इमेजिनेशन इज सोल ऑफ रोमांटिसिज्म, और जो इमेजिनेशन है, मैंने कहा आप लोगों को कि इमेजिनेशन फ्रीडम ये सोल ऑफ रोमांटिसिज्म है। नाउ सेकंड
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हैं आपके हैं एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज. He was born in 1772 and died in 1834. His best poetry was between 1797-98. जो उन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री लिखी वो 97-98 के बीच में लिखी थी. His first book was Poems on Various Subjects in 1996. उनकी जो पहली जो बुक थी पोइम्स की वो थी Poems on Various Subjects, जो कि पब्लिश हुई थी 1796 में. He wrote a work collaboration with Wordsworth. हमें पता है कि ये वेल नोन फैक्ट है इंग्लिश लिटरेचर का कि जो लिरिकल बैलेट्स था वो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखा था, कोलैबोरेशन में लिखा था. एंड इन दैट दे रोट 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज. यहाँ पर जो 19 पोएम्स थी वो लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा एंड 4 बाय कॉलरिज. The most noteworthy of Coleridge's poem is The Rime of the Ancient Mariner. और जो बेस्ट उनकी जो पोएम मानी जाती है वो है आपकी The Rime of Ancient Mariner. जो नेक्स्ट पोएम है उन्होंने लिखी वो है क्रिस्टाबेल. He wrote first part in 1797. उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट लिखा था वो 1797 में लिखा था. And second part in 1800 remain unpublished till 1816. और जो उन्होंने सेकंड पार्ट लिखा था वो लिखा था 1816 में और ये अनपब्लिश्ड रहा 1816 तक. ऑलराइट, सॉरी 1800 में उन्होंने लिखा था और 1816 तक वो अनपब्लिश्ड वर्क रहा. उनका नेक्स्ट वर्क है कुबला खान, रिटन इन 1798. ये 1798 में लिखा गया था. अ फ्रेगमेंट पेंटिंग अ गॉर्जियस ओरिएंटल ड्रीम पिक्चर. और जो कुबला खान है वो एक फ्रेगमेंट है जिसमें कि उन्होंने एक ड्रीम पिक्चर लिखा. फ्रॉस्ट एट मिडनाइट उनकी एक ब्यूटीफुल पोएम है. फ्रेंड्स एंड ओड डिजेक्शन, ही बिवेल्स द लॉस ऑफ हिज शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन. तो यहाँ पर जो ओड डिजेक्शन ओड है उसमें जो हम कह सकते हैं एक जो थीम है उसका बेस्ट थीम है वो है उन्होंने यहाँ पर जो लॉस ऑफ हिज शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन है इसके लिए वो यहाँ पर बिवेल करते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन कॉलरिज. तो जो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसका कॉलरिज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. उन्होंने लिखा लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ. तो लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन थे. तो हम देख सकते हैं कि लिबर्टी द सोल ऑफ लाइफ शैल रेन शैल थ्रॉब इन एवरी पल्स शैल flow through every vein. So these were lines by Coleridge. Coleridge too was influenced by ideology of French Revolution. जो Coleridge है उन्होंने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी उससे वो इन्फ्लुएंस थे. एंड whether it was Wordsworth, Coleridge, Shelley, all were influenced by French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोमांटिसिज्म पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. His earlier enthusiasm and his later disillusionment are expressed in 2 odes. उनका जो अर्ली जो enthusiasm था वो और जो बाद में उनका disillusionment है वो दोनों के दोनों इन 2 वर्क्स में मिलते हैं. Ode on Departing Year in 1796 और जो फ्रेंड्स एंड ओड 1798 लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन डेट भी है. मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरलिज्म. अगर हम कॉलरिज की पोइट्री को देखें तो उसमें हमें मिस्ट्री एंड सुपर नेचुरलिज्म दोनों चीज़ें देखने को मिलती है. मिस्ट्री जो है वो रोमांटिक पोइट्री का एक हम कह सकते हैं हिस्सा है. सुपर नेचुरलिज्म ये हमें पोइट्री में देखने को मिलता है कॉलरिज के. It was agreed that my endeavor should be directed to person and characters supernatural and at least romantic, yet so as to transfer from our inward nature a human nature and a semblance of truth sufficient to procure those for these shadows of imagination that willing suspension. So now you can see this one. This is the best line you can remember for your exam. Willing suspension of disbelief for the moment when constitutes poetic faith.
he wrote these lines. So willing suspension of disbelief is these lines are asked in several exam, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है उनका in his Biographia Literaria, ये Biographia Literaria में ये लाइन आती है। Finest use of supernatural element were used in the ancient mariner, उन्होंने जो supernatural elements यूज़ किए थे वो एंशियंट मरीनर में, क्रिस्टाबेल में और कुबला खान में यूज़ किए थे। लव ऑफ नेचर, फादर ऑफ अर्थ एंड हेवन, ऑल कॉन्शियस प्रेजेंस ऑफ द यूनिवर्स, नेचर्स वास्ट एवर एक्टिंग एनर्जी, and will indeed impulse of all in all. So these were his ideas about love of nature and dreaminess. A savage place as holy and enchanted as ever Venice, a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. So these are the uses of dreaminess in his poetry. Wonderful cadence example we can see here. For he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise. In Kubla Khan he wrote these. So remember all these quotations for your exam. जो third poet है, he is Sir Walter Scott, और जो ये है ये इन्हें historical novel के लिए याद किया जाता है। He is father of historical novel in English literature, Walter Scott. His first collection, Minstrelsy of the Scottish Border in 1802 to 03. In this work, he compiled his all the poetry. यहाँ पर उन्होंने अपनी जो पोइट्री थी वो इस फर्स्ट कलेक्शन में पब्लिश की थी। द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल 1805 में पब्लिश हुई थी। थ्रेड ऑफ गॉथिक सुपरनेचुरलिज्म, यहाँ पे जो गॉथिक सुपरनेचुरलिज्म था उसके बारे में उन्होंने लिखा था। मार्मियम इज़ द पावरफुल नैरेटिव एंड द लेडी ऑफ लेक 1810 रिमार्केबल फॉर पिक्चरिस्कनेस। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इसलिए पिक्चरिस्कनेस वी शुड रिमेंबर। एंड द रॉक बाय 1813 सीन शिप्स टू द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, The Bridal of Tyrian. In 1813 he wrote this work, and The Lord of Isle in 1814 shows decline in the quality of his works. Next, Lord Byron 1788 to 1824. First collection of his work is Hours of Idleness. It was ferociously attacked by Edinburgh Review. तो ये जो वर्क था वो उनका फर्स्ट जो कलेक्शन था आवर्स ऑफ आइडलनेस, जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था। इसे एडिनबर्ग रिव्यू ने काफ़ी अटैक किया था। बायरन रिप्लाइड, और बायरन ने जो रिप्लाई किया था वो किया था लिखकर इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश पोइट। तो उन्होंने एक सटायर लिखकर एडिनबर्ग रिव्यू को रिप्लाई किया था, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश सटायर, स्कॉटिश पोइट्स। He visited different places like Portugal, Spain, Gibraltar, Malta, Greece and Asia Minor. तो काफ़ी सारे places उन्होंने बायरन ने विजिट किए थे। His tour inspired him to write Childe Harold Pilgrimage. और ये जो इतने उन्होंने टूर किए थे उनके इंस्पिरेशन से ही उन्होंने चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज लिखा था। 1802 Only 2 cantos he wrote, but it was immensely popular. Byron said, I woke up one morning and found myself famous. ये बहुत ही important quotation है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है कि ये किसने कहा था कि I woke up one morning and found myself famous. तो ये बायरन ने कहा था। Now he wrote, इसके बाद उन्होंने कुछ वर्क्स और लिखे थे। The Curse of Minerva, उनके कुछ वर्क्स हैं। Curse of Minerva in 1812, The Waltz in 1813, The Giaour in 1813 again, and The Bride of Abydos in 1813, and The Corsair in 1814. He also wrote The Vision of Judgment. This is important work by Byron. Lara in 1814, Hebrew
Melodies 1814 and Parisina and third canto of Childe Harold in 1816 in Venice. So he was in Venice that time. He wrote the third canto of Child Pilgrimage, or here you can see in 1812 he wrote 2 cantos of Childe Harold. He left England in 1816. उन्होंने 1816 में लंदन को छोड़ दिया था. During his exile, he went to France, Waterloo, Brussels, Switzerland, Italy, Venice. ये काफ़ी सारे जगह उन्होंने ट्रैवल किया. This was the period when he produced best works. उन्होंने अपने बेस्ट वर्क्स इसी टाइम में प्रोड्यूस किए थे, लिखे थे. उनमें से कुछ हैं मैनफ्रेड, केन एंड अनफिनिश्ड डॉन जुआन. उनकी जो डॉन जुआन है वो अनफिनिश्ड वर्क था, वो इसी टाइम लिखा गया था. So now let's talk about John Keats. John Keats lived between 1795 to 1821 and his friend was Cowden Clarke. Cowden Clarke जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उन्हें फेरी क्वीन की एक कॉपी दी थी. Cowden Clarke was his friend who gave him a copy of Fairy Queen. His next poem is on first looking into Chapman's Homer, and there was a great influence of Homer's Iliad. जो होमर्स का इलियड था, चैपमैन ने इसे ट्रांसलेशन किया था, जैसा हमने देखा पिछली वीडियो में कि चैपमैन ने होमर्स के इलियड को ट्रांसलेशन किया था और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इस राइटर पे, जॉन कीट्स पे. और जॉन कीट्स जब इन्फ्लुएंस हुए होमर के इलियड से तो उन्होंने ये वर्क लिखा. 1816 ही केम इन कॉन्टेक्ट विद ले हंट. 1816 में वो ले हंट के कांटेक्ट में आए थे. एंड इन 1818 एंडीमियन सेवरली क्रिटिसाइज्ड इन द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन. जो एंडीमियन था उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था. दोनों जो क्वार्टरली थे, द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन, दोनों ने इस वर्क को, एंडीमियन को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो इसका पार्ट है, उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था. एंड देन नेक्स्ट वर्क्स आर हियर. इन 1820 ही रोट लैमिया, इसाबेला एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. These works were result of 1818 his brother's Tom died of consumption and he was deep agonized love affair. So जो लैमिया है वो उन्होंने 1818 में लिखा था जब उनका जो ब्रदर था टॉम वो कंजप्शन की वजह से मर गया था. और जो इसाबेला है, डीप एंड एगोनाइजिंग लव अफेयर, जो उनका लव अफेयर था, तो उसके बारे में उन्होंने इसाबेला लिखा था. दिस सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये लिखा था उन्होंने विद फैनी. ओके, ये उनका फैनी ब्राउन है, उनकी आप गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, उनके साथ में उनका लव अफेयर था, उसके लिए उन्होंने लिखा था. 1820 में ही वेंट नेपल्स, वो नेपल्स चले गए थे. देन रोम, देयर ही पास्ड अवे इन 1821. और 1821 में ही 1820 में वो गए थे नेपल्स. पहले वो नेपल्स गए और उसके बाद वो गए थे रोम और 1821 में ही उनकी डेथ हो गई थी. Here lies one whose name was written water. ये उनके it is written about him. And Endymion 1818, it was based on Drayton's The Men in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherds. First line A Thing of Beauty. तो जो एंडीमियन जो उनका वर्क है 1818 में ये पब्लिश हुआ था. इट वॉज रिटन इन 1818 एंड इट वॉज बेस्ड ऑन ड्राइटन. जो ड्राइटन थे उनका वर्क था द मैन इन द मून, और फ्लेचर की द फेथफुल शेफर्ड्स. इन दोनों से उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर एंडीमियन वर्क लिखा था. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ एंडीमियन, एंडीमियन की जो स्टोरी है वो इस तरह से है. इट्स अबाउट एंडीमियन, द शेफर्ड प्रिंस ऑफ माउंट लैटमॉस. तो माउंट लैटमॉस के जो शेफर्ड हैं उसका नाम है एंडीमियन. एंड सिंथिया फॉल्स इन लव विद हिम, और सिंथिया जो है वो उससे प्यार करना शुरू कर देती है. इट्स एन एलेगरी, और ये एक एलेगरी है. 18, 19 एंड 20 में पीरियड ऑफ फाइनेस्ट पोएम एंड ग्रेट ओड्स. जब 18, 19, 20 की बात करें तो उन्होंने काफ़ी फाइनेस्ट पोएम्स लिखे और ग्रेट ओड्स ही रोट. इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल 1818, उन्होंने 1818 में ही जो इसाबेला है वो
उसका सेकंड नेम है द पॉट ऑफ बेसिल इन 1818 एंड बेस्ड ऑन बोकेसियोस डेकामेरन। और ये बोकेसियो का जो वर्क है डेकामेरन इस पर बेस्ड है। लेमिया उनका वर्क है द स्टोरी ऑफ शेफ सरपेंट वुमेन। तो जो लेमिया है वो एक सरपेंट वुमेन के बारे में है। फ्रॉम बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, तो उनका जो वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली बर्टन का उस पर बेस्ड है लेमिया। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1819 फाइनेस्ट नैरेटिव पोइम अ टेल ऑफ इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स। ये जो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ये दो लवर के इलोपमेंट पे लिखी हुई पोएम है बाय जॉन कीट्स। टू अनफिनिश्ड पोएम, दो उनकी अनफिनिश्ड पोएम्स भी हैं। पहली जो है वो द ईव ऑफ सेंट मार्क एंड हाइपरियन अनफिनिश्ड एपिक ही रोट एंड हिज फेमस ओड्स आर ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, टू साइकी एंड ऑन मेलंकली। कुछ यहाँ पर अदर पोइट्स हैं। दिस पीरियड ऑफ ग्रेट पोइटिकल एक्टिविटी, ये जो पीरियड था वो काफ़ी पोइटिकल एक्टिविटीज़ इसमें हुई थी। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट साउथी। उनकी पोइट्री है 1798 में लिरिकल बैलेट्स के टाइम पर ही आई थी। जॉन ऑफ आर्क, तो जॉन ऑफ आर्क हो गया। थेल्बा द डिस्ट्रॉयर इन 1801 एंड कर्स ऑफ कहमा in 1810 and Roderick the Lost of the Goths in 1814 it came. Some prose works were there. The history of Brazil he wrote, the history of Peninsular War and the life of Nelson. Leigh Hunt अगले poet हैं, contributed in the Examiner and the Indicator. उन्होंने कुछ जो periodicals थे उस टाइम पे Examiner और the Indicator में उन्होंने काम किया था। His memorable work was the Ramini and shorter pieces The Nile and Abu Ben Adham, ये उनके works थे। Thomas More, he was an Irish writer. He was an Irish writer, best known for Lalla Rookh. It came in 1817. His political satires are The Twopenny Postback, The First Family in Paris, and Fables for the Holly. Thomas Campbell work with the new monthly magazines and so Thomas Campbell ने the new monthly magazine के साथ में काम किया था। The Pleasure of Hope, Gertrude of Wyoming, The Pilgrim of Glencoe, The Battle of Baltic, ये इनके वर्क थे। Next is Samuel Roger, The Pleasure of Memory, Columbus and Jacqueline, ये इनके वर्क थे। Another second generation poet are Charles Lamb 1775 1834 and Bridget Elia, उनका वर्क है Bridget Elia. His sister, she had attacks of madness. उनकी जो Bridget Elia उनकी सिस्टर थी वो उनको मैड अटैक्स आते थे, मैडनेस के अटैक्स आते थे। मैरी लैम was the actual name of her. Tales from the Shakespeare he wrote. He co-authored with his sister. तो जो Tales from Shakespeare थे, ये जो वर्क उनका है ये उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ में मिलकर लिखा था। Specimen of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare in 1808, तो उनका एक वर्क है Specimen of English dramatic poets। ये उनका वर्क था जो 1808 में आया था। दिस वर्क मेड हिम अ क्रिटिक, और इस वर्क की वजह से उन्हें एज अ क्रिटिक उनको एक प्लेस मिला। देन रोजामिंड ग्रे, वाइल्ड एक्सकर्सन इनटू फिक्शन, तो उनका ये एक फिक्शन है। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, इट वाज अ होमरिक स्टोरी, सो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस वाज अ होमरिक स्टोरी। मिसेस लेसेस्टर स्कूल, को ऑथर्ड विद हिज सिस्टर, ये भी उन्होंने अपने सिस्टर के साथ में को ऑथर्ड किया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की तरह। जॉन वुडविल 1802, ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट ही मेड। हिज फर्स्ट ऐसे वॉज पब्लिश्ड इन द लंडन मैगजीन इन 1802, उनका जो फर्स्ट ऐसे था वो द लंडन मैगजीन में 1820 में पब्लिश हुआ था। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ऐसे केम इन 1823 and he used Elia for writing essays. So it is asked several times that what is the pen name of Charles Lamb.
First volume of essay came in 1823. The Last Essays of Elia 1833, and this was his second volume. He is called the Prince among the English essayists. तो उन्हें प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश एसियस्ट के बीच में. And his essays are autobiographical, and whatever he wrote autobiographical. Next is P.B. Shelley 1792 to 1822. The Necessity of Atheism, जो उनका पहला वर्क है वो है The Necessity of Atheism, and a pamphlet he wrote when he was in Oxford and he was expelled. तो उन्होंने जो The Necessity of Atheism लिखा था वो उस टाइम पर ऑक्सफोर्ड में थे, और इस पैम्फलेट को लिखने की वजह से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था. क्वीन मैप उनका दूसरा वर्क है, 1813 में आया था. And 1814 first poetical work by P.B. Shelley, Alastair 1815 में आया था, full of youthful idealism. ये जो दो वर्क थे, क्वीन मैप एंड द अलास्टर, ये दोनों के दोनों full of youthful idealism थे. Last 4 years 1818 to 1822 spent in Italy, तो उन्होंने इस टाइम इटली में टाइम बिताया था. एंड मोस्ट प्रोलिफिक डेज, इस टाइम पर उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क अपने लिखे थे. प्रोमिसेस अनबाउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है उनका. द ग्रेट लिरिक ड्रामा, ये काफ़ी बड़ा उनका लिरिक ड्रामा है. हिज फाइनेस्ट लिरिक्स आर हियर, ओड टू वेस्ट विंड एंड टू द स्काईलार्क in 1820, द क्लाउड in 1820, Adonis. So Shelley's Adonis is famous. Epipsychidion in 1821, and Arthesia 1820, Ode to Naples, Hymn to Apollo, Ode to Liberty. So these are his odes and important works. Hellas was written in 1822, inspired by Greek Revolution and the triumph of life, left incomplete by poet's death. So Shelley's death was the cause that it was incomplete work. And Epipsychidion, if we talk about that, it was the poem of ideal love. Alastair bears the authentic stamp of Shelley's poetic genius. जो Alastair है, ये वर्क, इससे हमें शैली के poetic genius के बारे में पता चलता है. So one of his best work, Hymn to Intellectual Beauty. Hymn to Intellectual Beauty is about absolute beauty cannot be found in the concrete world. तो जो absolute beauty है उसके बारे में उनका कहना था, शैली का कहना था कि वो इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकती. The Revolt of Islam उन्होंने लिखा था. It was a passionate plea for freedom with fine imagery. तो उन्होंने, ये एक पैशनेट प्ली है उनकी तरफ से फ्रीडम के लिए. And Julian and the Medallo in 1818, Impressions of Venice and the great poet Byron, and written in heroic couplet. उन्होंने heroic couplet यूज़ किया था Julian and Medallo को लिखने के लिए. Lines written among the Aegean hills, and the next one is the Cenci 1819 में ये वर्क आया था. A verse drama remarkable for tragic power, और ये ट्रेजिक पावर के बारे में लिखा गया था. द विच ऑफ एटलस 1820, द विच इज़ अ ब्यूटीफुल गॉडेस. तो इसमें जो विच है वो एक ब्यूटीफुल गॉडेस है. थॉमस डी क्विंसी, ही इज़ अ वॉल्यूमिनस राइटर ऑफ ग्रेट वर्सेटैलिटी. वॉल्यूमिनस राइटर हैं, काफ़ी सारा उन्होंने लिखा है. द कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, बहुत फेमस वर्क है उनका. With the first version of this work, his literary career started in 1821. उनका जो लिटरेरी करियर था थॉमस डी क्विंसी का 1821 में द कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर के साथ में शुरू हुआ था. ही यूज्ड हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हिज ग्रेट इमेजिनेशन. उन्होंने अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस थे और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन करके ये वर्क लिखा था. द डायलॉग्स ऑफ 3 टेम्पलर्स, ही डिस्प्लेज हिज पैशन फॉर लॉजिकल एनालिसिस. तो ये जो वर्क है उनका द डायलॉग ऑफ 3 टेम्पलर्स, इसमें उन्होंने लॉजिकल एनालिसिस के बारे में लिखा है. सस्पेरिया डी प्रोफेंडिस, ये शोड हिज विजुअलाइजिंग पावर. तो उन्होंने विजुअलाइजिंग पावर के बारे में जिसमें लिखा था. हिज क्रिटिकल वर्क्स, उनके जो क्रिटिकल वर्क्स हैं
वो ये हैं, लिटरेरी रेमिनिसेंस ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ इन 1823, murder considered as one of the fine arts in 1827 showed his grotesque humor. Letter to the Young Men in 1823, Joan of Arc in 1827, The Revolt of the Tartars in 1840, The English Mail Coach in 1849. His autobiographical sketches, Confession of an English Opium Eater in 1821, जो उनके कुछ ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस हैं उनमें इम्पॉर्टेंट हैं कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 में आया था। सस्पेरिया डी प्रोफेंडिस अभी हमने बात की थी 1845 में। रिकॉर्ड ऑफ ग्लूमी एंड टेरिबल ड्रीम्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओपिएट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोगों को यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस इन 1853, अ सीरीज ऑफ नियरली 30 आर्टिकल्स, इसमें उन्होंने 30 आर्टिकल्स लिखे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं आपके सर वॉल्टर स्कॉट। तो ये हैं आपके बारे में वॉल्टर स्कॉट के बारे में। तो जब हम वॉल्टर स्कॉट के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहले माइंड में आता है वो है आपका वेवरली नॉवेल्स। ये पूछा जाता है किसकी नॉवेल्स को वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है, तो वो है आपके सर वॉल्टर स्कॉट। 27 नॉवेल्स एंड 5 टेल्स उन्होंने जो टोटल लिखे हैं वो लिखे थे आपके 27 नॉवेल्स एंड 5 टेल्स। स्कॉट डिफाइंड द नॉवेल एज अ फिक्शंस नैरेटिव, उन्होंने इसे जो नॉवेल है उसे फिक्शस नैरेटिव कहा था। स्कॉट वॉज द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट टू रिक्रिएट द पास्ट। मारिया एजवर्थ 1767 and 1849 and she confined herself to the limited domestic art circle, उन्होंने डोमेस्टिक सर्कल्स के बारे में लिखा था। हर स्टोरीज वर कलेक्टेड इन द 2 वॉल्यूम्स, उनकी जो स्टोरीज थी वो 2 वॉल्यूम में आई थी, द पेरेंट्स असिस्टेंट्स एंड द अर्ली लेसन्स। हर अदर वर्क्स, उनकी कुछ वर्क्स थे जो अगर हम बात करें स्टोरीज़ की तो काशल रैक रेंट 1800, द एब्सेंटी 1802 एंड ऑर्मंड इन 1870। नॉवेल्स में उन्होंने लिखी थी बेलिंडा, लियोनोरा, पैट्रोनेज एंड हैरिंगटन इन दीज ईयर्स। नेक्स्ट इज थॉमस लव पिकॉक। His poems are collected in Palmyra. So Palmyra. So Palmyra is his collection of poems, and his novels, 7 novels he wrote. Headlong Hill in 1816, and Nightmare Abbey. This is important. 1818. The Misfortune of Elphin, Grill Grange in 1860. Melicort 1870. Maid Marian 1822. Crossdale Castle in 1831, and in his novel he criticized romanticism, और अपनी जो नॉवल थी उनकी उन्होंने रोमांटिसिज्म को क्रिटिसाइज किया था। So this is the end of romantic period.